वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फ़ासलाती तालीम का ये मवादी मज़मून है। इससे पहले यूनिट फर्स्ट का पॉइंट 1 पॉइंट 2 हो गया है और आज पॉइंट 1.3 और 1.4 को हम देखते हैं। तो चलते हैं कंटेंट की तरफ। जो आज का सेक्शन है वो है डेलिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तदरीसी मकासद की तफ़हीम, वक़ूफ़ी, जज्बाती और नफ्सी हरकी। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे और ये एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। तदरीसी मकासद यानी टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे कॉम्प्रहेंसिव बनाया जाए या उसे कैसे समझा जाए। वक़ूफ़ी, जज्बाती और नफ्सी हरकी का इस्तेमाल तालीम में किस हद तक मुमकिन है और इसका फ़ायदा कहाँ तक पहुँचता है। तो तदरीसी मकासद की दर्जाबंदी को देखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तदरीस को बामक़सद बनाने के लिए तदरीस व इक्तिसाबी अमल के इस तरह मनसूबाबंदी करें जिसमें तसव्वुरात, तफ़सीलात, बर्ताव की शमूलियत हो और जिनके लिए इक्तिसाबी सरगर्मियाँ तैयार की गई हों। तदरीसी मकासद में 3 किस्म के मकासद शामिल हैं, यानी तदरीसी मकासद टीचिंग के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। वो क्या है? वक़ूफ़ी, जज्बाती और नफ्सी हरकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। वक़ूफ़ी को बोलते हैं कॉग्निटिव और जज्बाती को बोलते हैं अफेक्टिव और नफ्सी हरकी को बोलते हैं आपका साइकोमोटर। और ये सारे के सारे आपके तदरीस में बहुत ही मदद करते हैं। तदरीसी मकासद की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स या स्टेजेस इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहला जो वक़ूफ़ी कॉग्निटिव को देख लेते हैं, वो सबसे पहले आपका जो होता है नॉलेज यानी मालूमात, अंडरस्टैंडिंग, तफ़हीम, एप्लीकेशन, इतलाक़, एनालिसिस, तज्ज़िया, सिंथेसिस, तरकीब, और लास्ट में जो आता है और सबसे हाई माना जाता है वो आपका इवैल्यूएशन, जांच। इसी तरह आपका दूसरे में है अफेक्टिव, जो कि फीलिंग से इसका रिलेशन होता है। सबसे पहले उसमें क्या होता है? रिसीविंग फर्स्ट स्टेप होता है, फिर रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्टराइजेशन। और इसी तरह आपका साइकोमोटर में जो सबसे पहला स्टेप माना जाता है इमिटेशन, की बच्चा जब भी कभी सीखता है तो वो पहले नकल करता है, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन, दस्तकारी की महारत उसके पास आती है, प्रेसिजन आती है, दुरुस्तगी के साथ वो काम करता है, आर्टिकुलेशन, अल्फाज की अदायगी, नेचुरलाइजेशन, फितरी जज्बा। इसको हम अब सीरियल वाइज नीचे देखते हैं। दोस्तों, ये जो स्टेजेस हैं या डोमेन्स हैं, ये आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी के हैं। चलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये बेंजामिन एस ब्लूम के ज़रिया दिया हुआ, ये तीनों मकासद जो बताए गए तदरीस के उन्हीं के दिए हुए हैं और ये दिया गया था आपका 1956 में। और ये बेंजामिन एस ब्लूम जो थे ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्हें बहुत ज़्यादा महारत था कि जिसके बुनियाद पे ये तीनों टर्म दिए कि इस बुनियाद पे तालीम दी जाए तो काफ़ी मयसर होगी। और ये जो 1956 में हुआ था, फिर ये 2001 में फिर इसको अपडेट किया गया था दूसरे तरीके से, लेकिन जो तरीका नाफिज़ है वो आपका है 1956 ही का तरीका चला आ रहा है। तदरीसी मकासद की अक़साम में देखते हैं जो स्टेजेस बताए गए हैं। सबसे पहले उनमें का जो है वो आपका है मालूमात, नॉलेज की। बच्चा सबसे पहले नॉलेज गेन करता है और उसको बस जो टीचर बताता है उसको बस रट लेता है, रोट मेमोरी उसके अंदर आ जाती है। देख लेते हैं मालूमात से मुराद सबक में याद किया गया मवाद है या अमल, और यह अमल या दहानी पर जोर देता है। वक़ूफ़ी इलाके में यह कम तरीन सतह का इक्तिसाबी नतीजा होता है। इसमें यह होता है कि बच्चे को जो भी बता दिया जाता है वो बस रट लेता है, वो नहीं समझता कि आगे पीछे क्या है। जैसे कि उसको अगर कह दिया जाए, किसी बच्चे को बता दी जाए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है और उसका जवाब बता दी जाए कि राजस्थान, तो वो राजस्थान को रट लेगा। अब ये नहीं सोचेगा कि राजस्थान किस एतबार से बड़ा है, क्या नाम है, रकबा के एरिया के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से, ये वो ख़त्ते इम्तियाज़ नहीं कर पाएगा। बस वो रट लिया तो जवाब देगा कि राजस्थान जो सबसे बड़ा सूबा माना जाता है। तो ये आपका उसके लिए नॉलेज बेस का हो जाएगा। मालूमात की तदरीस का अहम मकसद तलबा में मंदरजा ज़ैल उमूर की सलाहियत पैदा करना, यानी वो अपने नॉलेज में पहले उसको इंटर कर लेता है कि जो बता दिया था उसी को रट लेता है। फिर थोड़ी सी जब उसके अंदर महारत होती है, जैसे कि इसमें शनाख्त करना, इयादा करना, ज़हानत और महारत को फ़रोग़ देना, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद नॉलेज के बाद ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जब पहुँचता है तो उसमें क्या होता है? तफ़हीम से मुराद मवाद या मतन के मानों को समझने की सलाहियत है। जैसे तालिब इल्म साइंस या साइंसी इस्तिलाहात, तसव्वुरात, हक़ाइक़, उसूलों, ज़ाहिरी ख़ुसूसियात को समझता है। तफ़हीम में हस्ब ज़ैल उमूर शामिल है, मिसालें देना, वजूहात बयान करना, मुआज़ना करना, तर्जुमा करना, दर्जाबंदी करना, फ़र्क मालूम करना, अंदाज़ा लगाना। अभी तो नॉलेज में वो बच्चा सिर्फ रट रहा था, लेकिन जब इस स्टेज पे आता है अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड लेवल ऑफ
लेवल ऑफ डोमेन जो है उस पर आता है। तो यहाँ पे आने के बाद वो मिसालें देने लगता है, समझने लगता है कि उसके इस मिसाल का मतलब क्या है, वजूहात रीज़न्स को जानने लगता है, लॉजिक थोड़ी बहुत इसके अंदर आ जाती है, मुआवजना कंपेयर करने लगता है, ट्रांसलेट करने लगता है और चीज़ों को क्लासिफिकेशन के दायरे से देखने लगता है, फ़र्क मालूम करने लगता है, दो चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करता है, अंदाज़ा लगाता है, गेस लगाता है। थोड़ी सी इसके अंदर ये सारी सेंसेस आ जाती हैं। जब ये चीज़ आ जाती है तीसरे स्टेज पे जैसे ही पहुँचता है, इतलाक़ अप्लाई करना शुरू कर देता है, उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। एप्लीकेशन में देखते हैं तालिबे इल्म साइंस से मुतालिक हासिल किए गए मालूमात और तफ़हीम को रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मैदान में इस्तेमाल करते हैं, उसमें इक्तिसाब की तफ़हीम की सतह बुलंद होती है। यानी जब चीज़ों को सीख लेता है, सीखने के बाद जब थोड़ा आला पैमाने पे पहुंचता है तो साइंस की ईजाद करदा चीज़ें या साइंसी तहकीक की चीज़ें उसे अपनी ज़िंदगी में वो इस्तेमाल करने लगता है, अप्लाई करने लगता है। जैसे एक नंबर में देखते हैं मुशाहिदाती हक़ाइक़ के ज़रिए नताइज अख़ज़ करना, यानी ऑब्ज़र्वेशन, फैक्चुअल ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए वो रिज़ल्ट या कंक्लूज़न को ऑब्ज़र्व करता है, निकालता है, अख़ज़ कर लेता है। अमल और रद्द अमल के बाहमी ताल्लुक़ से वाक़फ़ियत होना, जो अमल है, प्रोसीजर है या फिर एक्टिविटी है, उससे वो वाकिफ़ होता है, उससे बाखबर होता है, अवेयर होता है। मसला तज्ज़िया करना, किसी भी कोई भी मसला है उसका एनालिसिस करके उसे फिर नए तरीके से वो अप्लाई करता है। 4 नंबर देखते हैं एनालिसिस, तज्ज़िया करना। तज्ज़िया का मतलब मवाद के अज्ज़ा को बामाना इकाइयों में तकसीम करना होता है, यानी कोई सा भी मवाद है, कंटेंट है, वाक़या है, तो उसका तज्ज़िया करना, उसका पूरा खुलासा अख़ज़ कर लेना स्टेप बाय स्टेप या थोड़ा थोड़ा करके, ताकि मवाद के साख्त को मुनज़्ज़म मुताला किया जा सके और तसव्वुरात को वाज़ेह तौर पर समझा जा सके। उसमें हस्ब ज़ेल शामिल होते हैं कि मुनज़्ज़म तरीके से वो बयान किया गया, लेकिन उस पूरी बात को वो एट अ ग्लांस समझ ले, समझने के बाद वो चीज़ों को अपने हिसाब से ढाले। जैसे कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अनासिर का तज्ज़िया करना कि उस वाक़या या दास्तान जो भी बयान किया जा रहा है या कोई फैक्चुअल साइंटिफिक मेथड है, उसके अनासिर कंपोनेंट्स को समझे, उसका एनालिसिस करे, अनासिर के बाहमी ताल्लुक़ पर गौर करे, कंपोनेंट्स उनके दरमियान जो कोलाबोरेशन है उस पर कंसीडर करे, गौर फ़िक्र करे, उन अनासिर के बाहमी ताल्लुक़ के उसूल अख़ज़ करना या उनमें जो कंपोनेंट्स से इस्तेमाल किए गए उस पर कंसीडर करे, या उसके मैक्सिस में जो है उसूल है उस पर गौर फ़िक्र करे, तब जाके उन चीज़ों का वो एनालिसिस करता है, तज्ज़िया करता है और नतीजा की जानिब बढ़ता है। और फिर उसके बाद जब 5th स्टेप पे आता है कॉग्निटिव के, तो इसमें क्या करता है, सिंथेसिस, चीज़ों को मुरक्कब करता है। अभी तो इंडिविजुअल वो समझ रहा था, लेकिन जब चीज़ों को समझ जाता है, समझने के बाद तरतीब से मुराद ऐसी सलाहियत है जिसमें तालिब इल्म छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम शुदा मवाद को मुनज़्ज़म करके उनकी वजाहत कर सकता है। इस इक्तिसाबी नतीजा इख्तराई तर्ज पर अमल पर होता है। इसमें भी 3 मकासद की निशानदही की गई है। मुख्तलिफ़ अनासिर की तरतीब के ज़रिए मुनफरिद तरसील, इसमें यह होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों से इनफरादी तौर पर लाता है, फिर उसे मिला करके एक नई चीज़ को वजूद बख्शता है। तमाम अनासिर को शमूलियत के ज़रिए नए मनसूबा तैयार करना, जो अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन तमाम के शमूलियत से एक नए मनसूबा या एक प्लानिंग को वजूद बख्शना या एग्जिस्टेंस देना। तमाम अनासिर के दरमियान गैर मादी ताल्लुक़ कायम करना, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान गैर मादी ताल्लुक़ कायम करना, गोया कि अपने सेंस के ज़रिए या अपने अंडरस्टैंडिंग पावर के ज़रिए उस अनासिर को समझना, उसके रिलेशन को समझना। लास्ट जो है तय्युन क़द्र, इवैल्यूएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट में ये होता है और ये कॉग्निटिव का समझ लीजिए कि जान है। वक़फ़ी इलाक़ा, इक्तिसाब में यह जुज़ बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। तय्युन क़द्र से मुराद तालिब इल्म की किसी मुक़र्ररा मज़मून के मवाद या मतन के अक़दारी पैमाइश की सलाहियत है। उसमें फ़ैसला वाज़ेह तौर पर मुअय्यन उसूलों की बुनियाद पर किया जाता है। इसमें यह होता है कि बच्चा जो कुछ भी सीखा है वो नॉलेज से लेके आपका जो सिंथेसिस तक स्टेप्स चलता है उन तमाम में, कि नॉलेज में जो रटा दिया गया था, रट लिया, अंडरस्टैंडिंग में कुछ उसके अंदर समझ में आई थी और समझने के बाद उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था, यानी एप्लीकेशन हो गया, एनालिसिस हो गया और सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें आने के बाद वो नतीजा निकाला जाता है कि बच्चा को जो बताया गया वो कहाँ तक सीखा है। और ये इम्तिहान का मरहला होता है या आजमाइश या तय्युन क़द्र का मरहला होता है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं कि मवाद और तरीक़ाकार का दाखिली फ़ैसला, एक होता है इंटरनल फीचर ऑफ द लर्नर और एक मवाद और तरीक़ाकार का ख़ारजी फ़ैसला। इसमें क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर्स को देखा जाता है कि बच्चा जो सीखा है उसके अंदर किस हद तक सलाहियत कूट के भरी जा चुकी है, या फिर वो जो उसके अंदर सलाहियत है उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली लाइफ में उसे किस हद तक वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। इससे भी तय्युन क़द्र होता है कि बच्चे को जो सिखाया गया क्या वो पूरी तरह से समझ लिया है कि नहीं, कॉन्सेप्ट उसके नज़दीक क्लियर हो गया है कि नहीं। अब दूसरा देखते हैं जो कि अफेक्टिव आपका है, जज्बाती है, ये आपके फीलिंग से रिलेट करता है।
इसके बारे में देख सकते हैं। ये बी एस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम का बी एस ब्लूम ने दिया था, लेकिन इसको क्रेथवेल ने और मासिया ने 1964 में दिया था। तासुराती दायरे को 6 किस्मों में दर्जाबंदी किया, यानी इसकी भी 6 किस्में बयान की गई हैं। उसका अहम मकसद होता है तदरीस के बाद तलबा के एहसासात और तर्ज़ अमल में तब्दीली लाना होता है। मंदरजा झेल में उसकी 6 किस्म का तफसील मुताला किया जाएगा, यानी उसकी भी 6 किस्में हैं। उसको स्टेप वाइज देखते हैं। पहला क्या है, मौसूल करना या सुनना और लेना, कि जो अफेक्टिव होता है, जज्बा आपका जो फीलिंग से रिलेट करता है, उसका जो सबसे पहले मेन पार्ट है वो आपका रिसीविंग है, कि तासुराती दायरे का ये पहला और निचला सतह का मकसद है कि यहीं से स्टार्टिंग होता है कि जज्बात इंसान के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं यहीं से क्रिएट होती हैं। वो क्या है, मौसूल करना, सुनना से मुराद तलबा मालूमात को हासिल करने के लिए कितने हसास होते हैं, कि मौसूल करने के अहम मराहिल देखते हैं कि जो रिसीवर होता है वो तवज्जो देता है, अट्रैक्टिव रहता है, कि जो कुछ बोला जा रहा है उसे बगौर सुनता है। मालूमात के बारे में वाक़फ़ियत या आगाही, जो उसे मालूमात है उसके बारे में बाखबर हो और अवेयर रहे, मालूमात हासिल करने के लिए आमादगी, सीखने के लिए वो हमेशा रेडी रहे, और तवज्जो के लिए मुंतखब फ़ितरत, और सीखने के लिए वो हमेशा हैबिचुअल रहे कि मुझे सीखना है और जो कुछ बोला जा रहा है उसे इफ़ेक्टिव वे से उसे अपने अंदर लेना है। मंदरजा बाला मराहिल तलबा को सीखने के लिए आमादा करने में ज़िम्मेदार होते हैं। ये चीज़ें कि बच्चों के सीखने के ज़िम्न में ज़िम्मेदार होते हैं कि बच्चा इन्हीं तमाम प्रोसेस से अपने अंदर इल्म को निखार पैदा करता है। 2 नंबर देखते हैं, जवाब देना, रद्द-ए-अमल या हसासियत। रिस्पॉन्डिंग, पहले तो रिसीव करता है फिर रिस्पॉन्डिंग, यानी पहले सुनना फिर उसका जवाब देना समझ करके। तासुराती दर्जाबंदी का अगला मरहला है जिसमें तलबा की आसान बेदारी और तवज्जो देखी जाती है। इस सतह को बहुत मुतहर्रिक किया जाता है ताकि वो मुसलसल तवज्जो मरकूज़ कर सके। उसे तजुर्बे के लिहाज से अच्छा माना जाता है। इस सतह पर तलबा को खूब मुतहर्रिक किया जाता है ताकि वो जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। दिलचस्पी हमें 3 मराहिल में नज़र आते हैं, कि इसमें 3 मराहिल में उसकी दिलचस्पी या इंटरेस्टिंग नज़र आती है। रिस्पॉन्डिंग में ये होता है कि बच्चा जब कोई इंसान कुछ बोलता है तो उसे बगौर सुनता है और उसे क्रिटिकल नज़रिए से भी या क्रिएटिविटी नज़रिए से भी देखता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका जवाब भी देता है। तो इससे पता चलता है कि एक तो सुन रहा है यानी रिसीविंग कर रहा है, फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये थोड़ा आले दर्जे का होता है। ये सेकंड स्टेप्स का होता है। इसके जो मराहिल है वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे जब तलबा से कहा जाए तो वह इताअत या तामील करे। मिसाल के तौर पर तलबा को सड़क के कायदे व कानून बताए जाएँ और वो उनकी तामील करे। मसलन रोड ट्रैफिक जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे को चलने के लिए कहा जाए तो वो फ़ौरन उस पर अमल पैरा हो जाए और उस पर चलने लगे। 2 नंबर तलबा का रज़ाकाराना जवाब, और तलबा जो जवाब दे वो खुशी ब खुशी दे। ऐसा ना हो कि वो किसी के दबाव में या बिलजबर जवाब दे। मिसाल के तौर पर सड़क पर चलने के उसूल को ख़ुद माने और दूसरों को भी बताए, कि जैसे जो रोड ट्रैफिक रूल है उस पर ख़ुद अमल करे और दूसरों को बताए खुशी ब खुशी, ताकि वो ख़ुद सीखे। एक तो रिसीव भी किया और दूसरे को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। ये दोनों चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। 3 नंबर देखते हैं, जज्बाती खुशी के साथ जवाब देना। जब लोग सड़क के उसूलों पर अमल करते हैं तो उनको खुशी होती है, कि ये जज्बाती खुशी के साथ जवाब देने का मतलब ये है कि जब वो ख़ुद अमल कर रहा है, दूसरों को अमल के लिए बता रहा है, तो जिसको बताया जा रहा है वो लोग अमल करेंगे तो बताने वाले को खुशी होगी कि ये हमारे बताए हुए तरीके पे चल रहा है। गोया कि यह प्रोसेस एक तरह का साइकिल चलता रहेगा, कि कोई रिसीव करेगा फिर रिस्पॉन्ड करेगा, रिसीव करेगा रिस्पॉन्ड करेगा, तो इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा। 3 नंबर देखते हैं, और ये अफेक्टिव जज्बाती का यह तीसरा मरहला है, वैल्यूइंग, जिसको इफ़ादा या इफ़ादियत, तशख़ीस या कदर शनासी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ तशख़ीस या कदर शनासी का मफ़हूम है कि क़ीमत या मोल, इफ़ादियत और सबब या नतीजा का बाहमी रब्त है। अगर हम उसका माना दूसरा लें तो इसके माना होते हैं किसी मेयार या अक़दार को ज़िम्मेदारी से पूरा करना है। उसका मकसद ये होता है रवैया का फ़रोग़ करना। मिसाल के तौर पर अगर तलबा के अंदर साइंसी रवैये का फ़रोग़ किया जाए तो तलबा के अंदर तहक़ीक़ करने की सलाहियत पैदा होता है, कि वो जो भी मालूमात मुहैया करें वो तजुर्बा और मुशाहिदा पर मबनी हो, ना कि लोगों के राय पर मबनी हो। ये है कि इसमें वैल्यूइंग के अंदर कि बच्चे के अंदर एक रवैयों को फ़रोग़ देना और एक किस्म की उसके अंदर खसरत पैदा कर देना, अच्छाई पैदा कर देना, कि उसका रुझान पढ़ाई या
किसी चीज़ के हुसूल की जानिब लग जाए और सलाहियत, उसका मेन मकसद हो कि उसके अंदर सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाए, सलाहियत को बढ़ावा दिया जाए और चीज़ों की अहमियत को समझने लगे। इसलिए कि वो 2 स्टेप से जज्बाती के 2 स्टेप से गुजर चुका है। एक तो रिसीव किया है, दूसरा रिस्पॉन्ड किया, फिर उसके बाद रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यूइंग का मकाम आता है कि सीखना, फिर बताना, कोई इंसान उसको रिस्पॉन्स कर रहा है फिर तो वो उसको अहमियत देते हुए उस चीज़ के ज़रिए अपने अंदर अपने एटीट्यूड में वो डेवलप करे। ये चीज़ें हैं। और चौथा मरहला इसका जो है अफेक्टिव का, वो आपका है मुनज़्ज़म करना यानी ऑर्गेनाइजेशन। यह तासुराती दायरा का चौथा मरहला है। उसका मफ़हूम किसी भी शय, वाक़या, चीज़ वग़ैरह का इंतज़ाम करना, फिर उसकी दर्जाबंदी करना, उसके बाद किसी फ़ैसले पर पहुंचना। ये है कि कोई भी काम आपको करना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि एक आप सिस्टम बना लीजिए, एक प्लानिंग कर लीजिए, या कोई किताब लिखनी है तो उसका पूरा खाका आप पहले अपने जहन में रख लीजिए, उसको शॉर्टली कंबाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको आप तरतीब दीजिए या फिर उसको कंबाइन कीजिए, कंपाइल कीजिए, तब जाके वो आपकी बात एक मुनज़्ज़म तरीके में होगी। इसी तरह अगर आपको बाय द वे स्पीच देनी पड़ रही है तो आप स्पीच को पहले आप रिटन फॉर्म में रख लीजिए। जब रिटन फॉर्म में आप रख लेंगे तो आप जब मैसेज कन्वे करेंगे स्टेज पर से तो वो मैसेज आपकी हूबहू वैसे ही रहेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर हूबहू करना चाहते हो तो एक मुनज़्ज़म वे में, एक ऑर्गेनाइजेशन वे में अगर इसको करेंगे तो बात आपकी बहुत ही मुअस्सिर होगी। इस सतह का अहम मकसद होता है कि इक़्तिदार के निज़ाम को मज़बूत करना। उस सतह पर इक़्तिदार का तसव्वुर मज़बूत हो जाता है और जो मुख्तलिफ़ इक़्तिदार के बयान के दरमियान टकराव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और बाहमी रब्त वजूद में आ जाता है। यानी जो खशबात होते हैं या ख़तरे होते हैं भूलने का या तसलसल के टूटने का, वो नहीं होता। अगर कोई भी काम आप प्लानिंग से करेंगे, प्लानिंग के थ्रू आप जाएंगे तो आपका काम बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि टीचिंग के लिए लेसन प्लान बनाया जाता है, लेसन प्लान के थ्रू अगर पढ़ाया जाए तो तालीम बहुत ही मुअस्सिर होगी। तो वही मुनज़्ज़म तरीका, वही प्लानिंग, वही सिस्टम, वही ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें अगर इस बेस पर आप चला जाए तो प्रोसेस या लर्निंग या टीचिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। देखते हैं पाँचवा, तय्युन सीरत या तय्युन किरदार, कैरेक्टराइजेशन। ये तासुराती दायरा की यह आखिरी सतह है। इसमें तलबा की सीरत का तय्युन किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चा जो रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया और चीज़ों की अहमियत दिया और कोई हर वो काम जिसको मुनज़्ज़म तरीके से किया, इन तमाम चीज़ों को करने के बाद उसकी सीरत या उसके किरदार का तय्युन या जायज़ा या इवैल्यूएशन या मेज़र किया जाए। थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। तासुराती दायरे की यह आखिरी सतह है। उसमें तलबा की सीरत का तय्युन किया जाता है। तय्युन किरदार की तशरीह इसमें इस तरह कर सकते हैं कि उसमें सीखने वाला नए इक़्तिदार को इस्तक़लाल के साथ इस्तेमाल करता है और अपने इज़हार ख़याल को बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ पेश करता है। तासुराती दायरे की जो सबसे ऊँची सिफ़त होती है वो तलबा के दौरान तदरीस इस तरह से किरदार साज़ी की जाए जिससे उसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कौम व मिल्लत के लिए एक मिसाल और मेयारी हो। तासुराती दायरे का ये अहम मकसद है कि मुअल्लिम तलबा का तय्युन किरदार करें जिससे वो उसके बेहतरीन इंसान बनने, उसकी सोच, उसका अपना हयात नफ्स वगैरह वगैरह ये चीज़ें इसमें बताई गई कि इसमें ये सारी चीज़ें होने के बाद एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो मुअल्लिम की देखभाल करे और उसके अंदर एक क्रिएटिविटी माइंड पैदा करे या फ़िलॉसफिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप करे ताकि बच्चा अपने मुस्तक़बिल के लिए तैयार हो जाए और फ़लाह बहबूद के साथ ऐसा नहीं कि वो अपने इल्म में इजाफ़ा करे बल्कि एक अच्छा इंसान बने। जब अच्छा इंसान बन जाएगा खुद ब खुद उसके अंदर इल्म का इजाफ़ा हो जाएगा और वो एक कामिल इंसान और मिसाली और मेयारी इंसान बन जाएगा। तो ये कैरेक्टराइजेशन का मरहला जो आता है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, फीलिंग के थ्रू स्टेप से देखा जाए तो ये लास्ट में आता है और ये बहुत ही जामे और मान्य होता है अफेक्टिव का। लास्ट देखते हैं नफ्सी हरकी, साइकोमोटर डोमेन यानी नफ्सी हरकी मरहला या इलाक़ा जो है उसको देखते हैं। नफ्सी हरकी दायरा का तस्वुर इंसान के मुख्तलिफ़ ऑर्गन यानी पार्ट्स कह लीजिए या अज्ज़ा कह लीजिए या जिस्म के हिस्सों के बाहमी रब्त पर मबनी होता है। इसमें इंसान के जहन का रब्त जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से अच्छा हो। मिसाल के तौर पर इंसान जब किसी शय को जानता है जैसे गाड़ी चलाना तो वो उसके बारे में पहले जान जाता है। जब किसी चीज़ के जिस तरह जहन इसमें ये होता है कि जैसे इंसान जब कभी भी कोई काम करना चाहता है तो इसमें इंसान का एक्शन यानी बॉडी के थ्रू कोई सा भी काम होता है उसको ज़ाहिर किया जाता है। एक तो ऊपर तो था फीलिंग के ज़रिया और एक था वक़ूफ़ी के ज़रिया, लेकिन इसमें भी जो भी काम होगा वो आपका फ़िज़िकल होगा, जिस्मानी हरकत व सकनात के ज़रिए होगा। इसे
ज़हन और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों का बाहमी रब्त कहते हैं। इस दायरे के तालीमी मकासद हैं कि तलबा के अंदर इस सलाहियत को फ़रोग़ करे जिससे उसके ज़हन के साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से मुनज़्ज़म अंदाज़ में तमसील पेश कर सके। इस दायरे में सीखने का अहम मकसद है तलबा के जिस्मानी महारत का फ़रोग़। मिसाल के तौर तलबा को सही तरीके से कलम पकड़ना सिखाना, पियानो को बजाना सिखाना, किसी मशीन को चलाना सिखाना। इसमें आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ज़रूरी होता है। एक होता है कि पियानो बजाने की थ्योरी दे देना और एक है पियानो बजाने सिखाना हाथ पकड़ के। तो साइकोमोटर में आपका ये होता है कि आपकी जिस्मानी हरकत को या लर्निंग बाय डूइंग या फिज़िकल प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। मान लीजिए आपको पियानो बजाना सिखाना है या साइकिल चलाना सिखाना है, गाड़ी चलाना सिखाना है, तो गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले आप गाड़ी चलाने की जो बुक होती है नोटबुक उसे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर उसके बाद किसी ड्राइवर को अपने पास रखते हैं जो आपके हरकत व सकरात पे आपके एक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको आपके हाथ में हैंडल दे देता है, ब्रेक दे देता है, फिर गियर दे देता है, उन तमाम चीज़ों को बताता रहता है जिससे आपके जिस्म में हरकत होती है और आप आहिस्ता आहिस्ता मंजिल के जानिब बढ़ते हैं। नफ्सी हरकत कि ये मराहिल हैं, तो उसके कुछ मराहिल देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों को सबसे पहले किया जाता है। तो सबसे पहले जो नफ्सी हरकत का जो सबसे पहला मरहला वो है नक़ल करना, इमिटेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चा जब भी किसी चीज़ को सीखना चाहता है तो सबसे पहले वो इमिटेट करता है, नक़ल करता है, अपने से बड़े या अपने आसपास रहने वाले या अपने माहौल को देखकर उसे नक़ल करता है और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। यह नफ्सी हरकत दायरे की सबसे निचली सतह यानी स्टार्टिंग पॉइंट है। ये साइकोमोटर का ये नफ्सी हरकत का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट होता है नफ्सी हरकत या किसी चीज़ को फिज़िकली करने की शक्ति। इस सतह पर तलबा के अंदर इस सलाहियत को फ़रोग़ किया जाता है कि वो किसी शय या सरगर्मी का मुशाहदा करके उसकी नकल कर सके। इसमें तलबा को किसी भी सरगर्मी को दिखाया जाता है, तलबा उस सरगर्मी का मुशाहदा करके उसकी नकल करने की कोशिश करता है। किसी सरगर्मी की नकल करने की शुरुआत तलबा के ज़हन और अज़्व के आपसी तालमेल के ज़रिए होती है और तलबा के अंदर नकल करने का एक इज़्तिरारी जज्बा पैदा होता है। इस सतह पर किसी भी अमल में आस्ते अज़ली या न्यूरोमस्कुलर का बाहमी रब्त कमज़ोर होता है। इसमें ये होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है तो उसे अमल करने की कोशिश करता है और उसके अंदर इतनी सोच नहीं होता कि हमें ये काम करना चाहिए या हमारे लिए ये काम मुनासिब होगा, ये सारी चीज़ें नहीं आती। लेकिन वो किसी को कोई काम करते हुए देखता है, अगर वो अच्छा काम करते हुए देखता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ कर लेता है और अगर बुरा काम देखता है तो उसे भी वो नकल करता है, क्योंकि उस आलम में वो ये नहीं समझ पाता क्या खरा है, क्या खारा है या ख़राब क्या है और क्या अच्छा है, उसे तमीज़ नहीं कर पाता, तो उसे वो नकल करने की फ़ौरन कोशिश कर लेता है। ये स्टार्टिंग मरहला होता है। दूसरा मरहला जो होता है वो रद्दो बदल, मैनिपुलेशन। पहले तो जो भी होता है इमिटेट करता है, वो नकल कर लेता है, फिर उसके बाद रद्दो बदल यानी अच्छे और बुरे के दरमियान वो फ़र्क बयान करता है। नफ्सी हरकत दायरे की सतह पर तलबा को किसी भी अमल को करने या बरतने का सलीका आ जाता है कि जो सीख रहा है तो उसमें वो खरे खोटे में फ़र्क बयान कर सकता है कि काम अच्छा है या नहीं। अगर अच्छा है तो उस पर अमल किया जाए और अगर ख़राब है तो उसे छोड़ना चाहिए। तलबा इस सतह पर हिदायत को सुनकर अमल करने लगते हैं। इसमें मुशाहिदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चूँकि पहले वाले इमिटेशन में वो मुशाहिदा करके सीख लेता था, इसमें मुशाहिदे की ज़रूरत नहीं बल्कि जो उसके पास है उसी में वो रद्द बदल करके वो सही चीज़ को अख्तियार कर लेता है। इस सतह पर तलबा के अंदर यह सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो एक अमल का दूसरे अमल में फ़र्क बता सके और अपने ज़रूरत के मुताबिक अमल को मुंतखब कर सके। इस सतह पर तलबा के अंदर यह शऊर पैदा होता है कि वो मुंतखब अनासर में अपने ज़रूरत के मुताबिक रद्द बदल कर सकें और हस्ब ज़रूरत मश्क़ के बाद अमल को चुनें और उसके बाद चुने हुए अमाल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। वही है कि वो चीज़ों को चुनता है, उसके दरमियान फ़र्क बयान करता है कि अच्छा या ख़राब हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो फ़र्क बयान करके उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ कर लेता है। इस सतह पर तलबा के चुने हुए अमल को पूरी तरह अपना लेते हैं, जो चुनते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ कर ही लेते हैं और अमल को आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वह बेदार हो जाते हैं। उसमें तलबा का रद्द अमल खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि वो कोई भी रद्द अमल बहुत ही सोच समझ कर और पूरे जोश के साथ करता है। अगर इससे मैनिपुलेशन को अगर एट अ ग्लांस कहे तो ये होता है कि कोई भी काम जो इससे पहले बच्चा इमिटेशन करके करता था, वो अच्छा हो या बुरा उसे अपना लेता था, लेकिन जब सेकंड स्टेप पे आता है तो ऐसा नहीं करता है, बल्कि ये देखता है कि किसी भी काम को देखने के बाद उसमें वो दस्तकारी की महारत उसके अंदर हो जाती है कि ये काम अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ कर लेता है और अगर बुरा है तो उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसके ज़िंदगी में वो चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। तो अच्छे और बुरे में फ़र्क करने की सलाहियत बच्चे को मैनिपुलेशन के स्टेप पे आ जाती है। और तीसरा मरहला जो देख लेते हैं
वो आपका प्रिसीजन यानी जामयत या दक़ीक़, यानी किसी काम को कामिल तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना, दुरुस्तगी के साथ करना। प्रिसीजन के माना किसी भी काम या अमल को जामयत के साथ करना और उस अमल को करते वक्त तमाम बारीकियों पर नज़र रखते हुए अमल को मुकम्मल करना। इस सतह पर तलबा के अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाती है जिससे वो किसी भी काम को पूरा करने लगते हैं, यानी एक अच्छा सेंस बच्चे के अंदर आ जाता है कि कौन सा काम गलत है और कौन सा नहीं, और दुरुस्तगी के साथ या अच्छा बारीकी या नज़र अमीक से करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इस सतह पर तलबा वक्त, हालात और जगह के मुताबिक अपने काम करने की रफ्तार में कमी या तेज़ी पैदा करते हैं। उन्हें जिस तरह ज़रूरत पड़ती है कि हमें इस काम को आहिस्ता करना चाहिए तो आहिस्ता कर लेते हैं, और अगर ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा उसमें दे देते हैं ताकि वो काम अच्छा हो। इसका पूरा ख़ुलासा कलाम यूँ कहा जाए कि किसी भी काम को करने के लिए अगर उसमें ज़्यादा वक्त दरकार है तो उसमें ज़्यादा वक्त दिया जाता है, और कम वक्त दरकार हो तो कम वक्त लगाया जाता है। जैसी ज़रूरत पड़ती है उसमें वक्त लगाया जाता है। उसका मेन मकसद होता है कि जो भी काम किया जाए वो अच्छा हो, दुरुस्तगी के साथ काम किया जाए, फरीज़े को अंजाम दिया जाए। ये उसका मरहला होता है। साइकोमोटर का ये तीसरा मरहला है। चौथा मरहला देखते हैं आर्टिकुलेशन, फसलबंदी किताब का एक हिस्सा या नुत्क। आर्टिकुलेशन के लफ्ज़ी माना है अपने ख़यालात और एहसासात को साफ़ और वाज़ेह तौर पर इजहार करना, यानी आर्टिकुलेट करने का मतलब ये होता है कि आप जो भी कहना चाहते हैं वाज़ेह तौर पर। चूँकि ये चौथा मरहला है और साइकोमोटर में चौथे मरहले पे आने के बाद एक बच्चे के अंदर पूरा सेंस पैदा हो जाता है कि वो किसी भी काम या किसी ख़्याल का इजहार करना चाहे तो वो वाज़ेह और क्लियर वर्ड में अपना कर सके। इस सतह पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि तलबा जो सिलसिले और अमल या फ़ेल करते हैं उसमें तसलसल और बाहमी रब्त हो। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि उनके मुख्तलिफ़ अमल या फ़ेल में अंदरूनी मुवाफ़क़त होनी चाहिए, यानी जो वो कर रहे हैं उनका वो जिस काम को अंजाम दे रहे हैं या दूसरे किसी काम को अंजाम दे रहे हैं तो उन कामों के दरमियान एक तरह का सीक्वेंस होना चाहिए, कोलाबोरेशन, रिलेशन, कोऑपरेशन आपस में होना चाहिए ताकि उनका काम आसानी से हो जाए। इस सतह पर महारत का फ़रोग़ बहुत अच्छा हो जाता है। वो इतना अच्छा हो जाता है कि तलबा ख़ास हालात और ख़ास मसाइल को हल करने के लिए अपने लाहे अमल और लाहे तरीक़े में तब्दील करता है, ज़रूरत के मुताबिक उसे बदलता रहता है। अगर मुख्तसर कहें, इस सतह पर तलबा के अंदर वो महारत पैदा हो जाती है जिससे वो बहुत सारे अमल को एक के बाद दीगर तसलसल से मुकम्मल करते हैं। इस सतह पर तलबा के अंदर यह सलाहियत पैदा हो जाती है कि मुताबिकत करते हैं, किसी भी अमल या फ़ेल को करते वक्त ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली लाते हैं, और तलबा के अंदर दोबारा मुनज़्ज़म करने और तरतीब देने की सलाहियत पैदा हो जाती है। आर्टिकुलेशन ये होता है कि अगर एक मरतबा किसी चीज़ को सिंथेसिस कर दिए, तरकीब दे दिए, लेकिन फिर लग रहा है कि उसमें तरमीम करने की ज़रूरत है तो वो उसमें तरमीम करके उसे नए तरीके से या नए पैटर्न से फिर उसको वो क्या नाम है तरतीब देते हैं, फिर उस काम को करते हैं। गोया कि मश्क करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े को अपनाते हैं। अपनाने के बाद जो तरीका सबसे सही, मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है और जिससे नतीजा जायज़ तरीके से निकलता है उसको अपना लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से डिफरेंट डायमेंशंस को यूज़ करके नतीजे को अच्छे तरीके से निकाला जाता है। लास्ट देखते हैं साइकोमोटर का, वो आपका नेचुरलाइजेशन, आशना साजी या अख्तियार करना, किसी चीज़ को पहचानना या किसी चीज़ को चुनने से रिलेट करता है। वो देखते हैं क्या है, वो आपका यह नफ्सी हरकी दायरा की सबसे आला सतह है। इस सतह पर तलबा के तर्ज़ अमल में वो तब्दीली पैदा हो जाती है, वो तब्दीली पैदा हो जाती है जिससे इसका रद्द अमल या जवाबी इक़दाम ख़ुद ब खुद होने लगता है। मिसाल के तौर पर जब कोई भी बाइक या कार चलाना सीखता है तो शुरू में वो किताबचा पढ़ता है। नेचुरलाइजेशन, ये सारा प्रोसेस जो बताया गया अभी आपको कि बच्चा शुरू में इमिटेट करता है, फिर मैनिपुलेट करता है, प्रिसीजन करता है, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, तो आखिर में जब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इल्म का ख़जाना हो जाता है तो लास्ट में जब मान लीजिए उसे बाइक चलाना है तो बाइक चलाने के लिए सबसे पहले वो किताब पढ़ता है। किताब पढ़ने के बाद फिर वो उसके किताब पढ़ने के बाद गाड़ी चलाने के लिए अगर सीखना चाहता है, गाड़ी चलाने की किताब को, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है। उसके बाद वो गाड़ी पे बैठता है। गाड़ी पे बैठने के बाद वो एक्सीलेटर, ब्रेक पे पहले उसका ध्यान बिलगौर होता है, बहुत ही केयरफुली देखता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी आदत में यह शामिल हो जाता है, वो चीज़ों को पहचान लेता है तो एक वक्त में दो काम करता है, गाड़ी भी चलाता रहता है, बात भी करता है, ब्रेक भी लगाता है और सिचुएशन को भी हैंडल करता रहता है। यानी जिस तरह हालात पड़ते हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को ढालते रहता है, चीज़ों को पहचानता रहता है, और ये आला मकाम माना जाता है साइकोमोटर का। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की कुछ अक़साम थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रोसेस से चलने से एजुकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अब देखते हैं अपने मालूमात की जाँच। एक यहाँ पे मारूज़ी सवाल दिया है, देख लेते हैं। अपने जवाबात नीचे दिए गए जगह में लिखिए। इनमें से आला सतह मकसद को बताइए। आला सतह मकसद कह लीजिए कि जो
हायर लेवल का है वो कौन सा है, मालूमात, इतलाक, तरतीब या जांच। तो ये आपका है कॉग्निटिव का है। जिस तरह अभी आपने देखा कॉग्निटिव के जो टाइप्स बताए गए आपके क्या है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जिस तरह दिया है मालूमात, ये आपका नॉलेज दिया है जो कि सबसे लोवेस्ट माना जाता है और बिगनिंग पार्ट माना जाता है। फिर इतलाक है, ये आपका तीसरे नंबर का है। फिर उसके बाद ये आपका तरकीब जो है ये 5th नंबर का है। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट माना जाता है वो आपका जांच है। तो इसका जो जांच होगा ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ये जांच का यहाँ हो जाएगा। तो डी जो यहाँ पे इसका है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा। इसके बाद ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो आपका फाइनल हो जाएगा आज। तदरीसी महारतें और तदरीस के उसूल यानी स्किल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड मैक्सिज्म ऑफ टीचिंग। इसको हम इस तरह कह सकते हैं, तदरीस और आमोज़िश की महारत और तदरीस के उसूल। तो पढ़ लेते हैं इसको भी। पढ़ाने का उसूल, पढ़ाने का पहला उसूल तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा तदरीस में शामिल करना है। मेन मकसद ये होता है कि पढ़ाने से सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट, सबसे पहले कोशिश ये करे कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई के जानिब ज़्यादा हो। मौलम कमरा जमात को इस तरह से मुनज़्ज़म करता है कि तलबा का हर हाल में दिल लगे। इसमें वह मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार उसूल और सवालात का इस्तेमाल करता है ताकि मनसूबा सबको मौसर हो सके, यानी सबको एक जैसा तालीम फ़राहम कराया जा सके। तदरीस के मंदरजा झेल उसूल हैं, वो क्या हैं कि जब पढ़ाने एक मौलम जाए तो कुछ स्टेप्स हैं जो जिसके अकॉर्डिंग चले तो बच्चों का रुझान अच्छा होगा और अपने वो मैसेज या अपने इल्म को अच्छे से बच्चों को दे सकता है। वो क्या है, नोन टू अननोन, पहले मालूम से नामालूम के जानिब जाया जाए। पढ़ाया जाए तो सबसे कोशिश यह करें कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के उसे तालीम दी जाए। तो देखते हैं इसमें क्या सबक पढ़ते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो बच्चों के साबिक़ा मालूमात से मरबूत हो। अगर मरबूत है तो बच्चे बहुत आसानी से नई और नामालूम बातों का इल्म हासिल कर लेंगे। वही है कि अगर आप प्रीवियस नॉलेज से जोड़ कर देंगे यानी मालूम से नामालूम के जानिब जाएंगे तो बच्चों का तसलसल सीक्वेंस उससे बना रहेगा और सीखने में आसानी होगी। सेकंड नंबर देखते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि आसानी से दुश्वारी या मुश्किल की तरफ बढ़ा जाए। पढ़ाते वक्त इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मज़मून के आसान हिस्से को सबसे पहले पढ़ाया जाए और फिर मुश्किल हिस्से को बाद में पढ़ाना चाहिए, ताकि अगर आसान को पहले आप पढ़ा देंगे फिर बाद में जो होगा उसका ताल्लुक़ आपके आसान वाले मज़मून से होगा तो दुश्वार को आसानी के ज़रिए समझने में मदद मिलेगी। यानी इजी टू हार्ड, तो हार्ड अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो इजी को समझने में आसानी होती है। इस स्टेप से चलेंगे तो ये आपका दूसरा मरहला हो जाएगा। ये सारे मराहिल बता गए हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मादी से गैर मादी की तरफ। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपको मान लीजिए बच्चे को नंबर या गिनती पढ़ाना है, पहाड़ा वगैरह पढ़ाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मादी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। शुरू में बच्चे के लिए ज़रूरी है कि आप कोई मादी चीज़ मसलन किसी तख्त पे सेब वगैरह रख लीजिए, 1 2 3 4 5 सेब करके रख दीजिए और बच्चे से पूछिए ये क्या है, बताएगा सेब, ये क्या है, बताएगा सेब, उंगली करके रखवाते जाइए। अब पूछिए 1 2 3 करवा के इस तरह गिनवा दीजिए। मान लीजिए 5 है तो 5 में से 1 निकाल दीजिए, पूछिए कितने बचा, 4। इस तरह का आप सीक्वेंस लेके चलेंगे तो वो मादे से गैर मादे के जानिब बआसानी बढ़ जाएगा और उसे बातें समझ में आ जाएंगी। जब इस चीज़ को वो मादे के ज़रिए समझ जाएगा फिर गैर मादे के जानिब यानी बगैर चीज़ों या मादे या किसी चीज़ को दिखाएगी उसे ब्लैक बोर्ड पे लिख के या ज़बानी पढ़वाएंगे तो आसानी होगी। 4 नंबर देखते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, यानी ख़ास से आम की तरफ बढ़ा जाए। पढ़ाते वक्त पहले सबक की ख़ास बातों को वाज़ह की जाए, फिर अमूमी तस्वुरात की तरफ माइल किया जाए। ख़ुसूसी मक़ासद के एतबार से सबक की बुनियादी बातों को समझा दिया जाए, फिर सबक को अमूमी जायज़ा लिया जाए। आसान तस्वुरात को समझाएं, फिर पेचीदा मुश्किल बातों को वजाहत करें। यानी ख़ास जो इम्पोर्टेंट बातें हैं पहले उसे वाज़ह कर दे, जो कि उसे सबक का मेन हिस्सा या कह लीजिए कि सोल ऑफ द लेसन हो, उसे समझा दिया जाए। फिर उसके बाद जो आम बातें हैं उसे समझाई जाएं ताकि ख़ास के ज़रिए वो आम बातें भी समझ जाएं। होल टू पार्ट, कुल से जुज़ के जानी, पहले सबक को पहले कुल के हैसियत से पेश करें, फिर उनके अज्जा की वजाहत की जाए। मान लीजिए आपको ग्रामर पढ़ाना है तो पहले आप एक ग्रामर की एक मिसाल दे दीजिए, फिर उसके बाद उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, उन तमाम की तारीफ़ या उसकी मिसाल देंगे तो ये बात ईजी होगी। यहाँ पे होल टू पार्ट के लिए ग्रामर वगैरह पढ़ाने में ये आपके मुआविन होते हैं। ऑब्जर्वेशन टू एनालिसिस 6 नंबर देखते हैं मुशाहिदे से इस्तिदलाल की तरफ, यानी कोई भी चीज़ हो
तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसे आप मुशाहिदा करें। कोई इंसान स्पीच दे रहा है या कुछ बता रहा है तो उसे आप बगौर सुनिए, देखिए, फिर लास्ट में आप उसे एनालिसिस कीजिए, तज्ज़िया कीजिए कि आपने इससे क्या सीखा है। या किसी को आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आपकी बात को ऑब्ज़र्व कर रहा है, फिर लास्ट में वो एनालिसिस करेगा, तज्ज़िया करेगा कि ये हमें क्या मैसेज मिला, और आपको ख़ुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। 7 नंबर देखते हैं, एनालिटिकल प्रैक्टिस, एनालिटिक टू प्रैक्टिस, तज्ज़िया से तरकीब। यानी पहले किसी चीज़ को हम फ़र्दन समझेंगे, फिर उसको हम मुरक्कब कर देंगे। तज्ज़िया से मुराद किसी कुल के अज्ज़ा को अलग अलग करना। तरकीब का मतलब तमाम अज्ज़ा को जोड़कर कुल बनाना। तरकीब के ज़रिए एक मख़सूस शक्ल हासिल होती है। मसलन किसी चीज़ पर मज़मून लिखना सीखना, तो उसके लिए पहले इसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पर बात की जाए। मान लीजिए आपको किसी एक पर इससे लिखना है, मज़मून लिखना है, तो उसके तमाम कंपोनेंट्स को, जो स्टार्टिंग होता है और मेन पार्ट होता है, कंक्लूज़न होता है, उसे आप पहले एक खाका बना लीजिए, फिर लास्ट में उसको जाकर आप प्रैक्टिकल कर दीजिए, यानी सिंथेसिस, मुरक्कब कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए एक जगह। तो ये भी तरीका आसान है, पढ़ाने में भी ये तरीका आप अपना सकते हैं और इससे मुअस्सिर होगी आपकी तदरीस। 8वां देखते हैं, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, कि इसमें तलबा की नफ्सियात का ख्याल रखा जाए। तदरीस का एक अहम गुण फितरत की तक़लीद करना है। बच्चों की तरफ फितरी मैलान या तकाज़ों व ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखना होता है। कोई बात ऐसी ना हो कि बच्चों की फितरत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ उनके जहन पर मुसल्लत हो। एक ज़रूरी चीज़ यह है कि मंतकी तरतीब या नफ्सियाती तरतीब को फ़ौक़ियत देना चाहिए। यानी बच्चे के जहन को मद्देनज़र रखते हुए उस्ताद हर कदम पर बच्चे की फितरी तहरीकात को, उसके जज्बात को, उसके तबई मैलानात और रुझानात को, यानी उसकी दिमागी क़ुव्वतों को नज़र में रखें। नफ्सी तरीके में बच्चों के सामने तजुर्बे रखे जाएँ, उनके ज़रिए वो मंतकी दलाइल तक पहुँच जाएँ। यानी इस चीज़ में क्या होता है कि एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो लॉजिकल चीज़ों को पहले तरजीह ना दे। सबसे ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल बेस पे पहले वो बच्चे के जहन को समझे कि बच्चे का जहन क्या कह रहा है। जब बच्चे को जहन के समझ के तालीम दी जाए, फिर उसके बाद लॉजिक के जानिब उसके अट्रैक्शन को बढ़ाया जाए, ताकि टीचर बच्चे के जहन को समझते हुए लॉजिक या मंतिक के जानिब उसके तदरीस को बढ़ाए, तो इस तरीके से भी तदरीस मुअस्सिर होगी। ये उसके कुछ स्टेप्स थे, यानी मैथ्स और टीचिंग के जो उसूल थे वो थे। ये आपके 8 हैं। इस तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो तदरीस आपकी बहुत मुअस्सिर होगी। अब अपनी मालूमात की जांच के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। अपने जवाब नीचे दी हुई जगह में लिखिए। एक मौलिम अपने तदरीस में कामयाब होने के लिए किन किन उसूलों पर तवज्जो देना चाहिए। कह रहा है कि एक टीचर को अपने टीचिंग में सक्सेस होने के लिए क्या क्या उसूल अपनाने चाहिए या मैक्सिम होने चाहिए। तो आपके वही जवाब होंगे जो यहाँ 8 बताए गए हैं कि नोन टू अननोन, और मादे से गैर मादे के जानिब, पार्टिकुलर टू जनरल, ये जो किस्में बताई गई हैं उसे आप यहाँ 8 लिख सकते हैं। इस तरह लिखेंगे तो तदरीस से सारी चीज़ें तदरीस को मौसर बनाने के लिए है, और जब तदरीस मौसर होंगी तो उस्ताद एक कामयाब मौलिम होगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये जवाब आपका सही हो जाएगा। और साइकोमोटर और कॉग्निटिव अफेक्टिव ये चीज़ें भी आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी दौरान तदरीस की। स्टेप वाइज चला जाए तो लास्ट ऐसा ना हो कि आप कॉग्निटिव में आपको इवेलुएट पहले करने लगें और नॉलेज हो ही ना हो। स्टार्टिंग में ज़रूरी है कि आप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पावर्स के अंदर आए, एप्लीकेशन हो, एनालिसिस हो, सिंथेसिस हो, इवेलुएशन, ये सारी चीज़ें अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो बच्चा जो सीखेगा वो जो भी सीखेगा वो पायदार होगी, सस्टेनेबल होगी। तो दोस्तों ये लर्निंग एंड टीचिंग का ये एक यूनिट फाइनल हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।